Jain friends, welcome to S Chemistry channel. I hope you are fine and studying well. We are doing our 6th unit thermodynamics and today's topics are application of Hess law. एक एप्लीकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर ली थी, आज हम बाकी की करेंगे. ठीक है, लेटिस एनर्जी, बोर्न एनर्जी, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और एंट्रोपी, इन सब के बारे में जानेंगे. लेट्स स्टार्ट. सेकेंड एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन. एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? एलोट्रोप का एक दूसरे में चेंज होना. एलोट्रोप्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो एक ही एलिमेंट के बने होते हैं. ठीक है, उनमें दूसरा एलिमेंट नहीं होता, एक ही एलिमेंट. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, कार्बन है. कार्बन के जो एलोट्रोप है वो है ग्रेफाइट और डायमंड, फुलरेंस, ठीक है, कोक. तो इस तरह के है जिसमें क्या होता है, सिर्फ वो कार्बन कार्बन के बने होते हैं. ठीक है, तो ये होगी उनके एलोट्रोप्स. ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक एलोट्रोप को दूसरी एलोट्रोप में चेंज करना है. ठीक है, इसलिए हमने बोला एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन. तो उसकी एंथैल्पी कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेस लॉ. ठीक है, वो देखते हैं. अब हमें इसको एक न्यूमेरिकल की हेल्प से देखेंगे. ठीक है, देखो, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज. एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करनी है अकम्पनिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सी, ग्रेफाइट की फॉर्म है ये, टू सी डायमंड, ये डायमंड है. Given that enthalpy of combustion of graphite and diamond are this one. ठीक है, एंथैल्पीज ऑफ कम्बशन दे रखी है ग्रेफाइट और डायमंड की, और हमें क्या निकालना है, ग्रेफाइट टू डायमंड जो चेंज होता है उस टाइम जो एंथैल्पी ऑफ एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमने निकालना है. ठीक है, तो जो गिवन है उसको हम देख लेते हैं. गिवन है, क्या दे रखा है, ग्रेफाइट की एंथैल्पी ऑफ कम्बशन दे रखा है. तो यानी सी ग्रेफाइट, कम्बशन का मतलब क्या होता है, बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, तो यानी कि O2 की प्रेजेंस में ये क्या होगा, बर्न होगा. ठीक है, तो क्या बनाएगा भी, कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. तो इस टाइम जो एंथैल्पी ऑफ कम्बशन है, डेल्टा कम्बशन लिखते थे हम यहाँ पे H. ठीक है, ये कितनी दे रखी है अभी, 393.5 किलो जूल पर मोल, ये हमें मिल गया है. ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, डायमंड की भी दे रखी है सी, यहां पर लिख देंगे हम डायमंड. उसमें भी एंथैल्पी ऑफ कम्बशन दे रखा है, बनाएगा तो ये भी CO2 ही. तो डेल्टा कम्बशन दे रखा है इसका 395.4 किलो जूल पर मोल. ये चीजें गिवन है. ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, देखो, हमें निकालना है ग्रेफाइट टू डायमंड कन्वर्जन, यानी सी ग्रेफाइट टू सी डायमंड. इसके लिए हमें डेल्टा H ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, इसको कैलकुलेट करना है. हो गया. अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके क्या हम इस तरह की इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, बताओ. देखो, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2. वहां पे स्पेस नहीं है इसलिए मैंने आगे लिख दिया है, आप उधर भी लिख सकते हो. देखो, ग्रेफाइट है, इधर है, आ जाएगा. ठीक है, लेकिन डायमंड है, उसको उधर लेके आना है. तो क्या करना पड़ेगा, इधर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस. तो यानी कि इसको इसमें से माइनस अगर हम कर दें तो ये इस तरह की इक्वेशन हमें मिल जाएगी. ठीक है, तो करते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. वी गेट, क्या मिलेगा अभी हमें, सी ग्रेफाइट प्लस O2 गिव राइज टू CO2, और ये आगे जो है डेल्टा कम्बशन वाला, ये आप ऐसे लिखेंगे. ठीक है, डेल्टा कम्बशन H इज इक्वल टू 393.5 किलो जूल पर मोल. यहां तक हो गया. सेकेंड, सी डायमंड, यहां पर प्लस O2 गिव राइज टू CO2, और यहां पर भी डेल्टा H कम्बशन जो है वो है 395.4 किलो जूल पर मोल. इसको हमने सब्सट्रैक्ट करना है, सॉरी. ठीक है, तो माइनस करेंगे, साइन चेंज हो जाते हैं. ये भी माइनस का हो गया, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, और यहां पे भी माइनस. ठीक है, अब एक बात आप देखो कि जो यहां पर ग्रेफाइट था वो कम्बशन हुआ उसका, तो हीट क्या होगी, रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, ये हमने नोट किया. तो रिलीज ही होगी, कोई चीज बर्न होती है, कोई फ्यूल बर्न होता है तो एनर्जी रिलीज होती है. तो डेल्टा H 390
3.5 है, ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगी। इज इट क्लियर? तो ये भी ध्यान रखना है हमें। अब ये हो गया, ये पहले से नेगेटिव है, ठीक है, इस तो इनके साइन सबके पलट जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बच गया, C ग्रेफाइट माइनस C डायमंड इज इक्वल टू, इस तरफ क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर डेल्टा कंबशन जो है वो इक्वल टू आएगी। अब 395.4 में से 393.5 को हमने सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि एक ये वाला माइनस का, ये प्लस का, तो आंसर जो भी आएगा आपको दिख रहा है कि प्लस में ही आएगा, ठीक है। तो इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 14 में से 5 करेंगे तो 9, यहाँ पे बच गए 4 में से 3 गया 1, ठीक है। तो ठीक है, तो 1.9 किलो जूल पर मोल ये आ गया डेल्टा कंबशन, ठीक है। इसको हम यहां से लिख देंगे C ग्रेफाइट इज इक्वल टू, यहां पर डायमंड को उधर ले जाएंगे C डायमंड, ठीक है, यही हमें निकालना था, ठीक है। और यहां पर जो डेल्टा H ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ठीक है, वो कितनी आ गई है, 1.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है भाई, जो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेजला। ये हेजला की हेल्प से हमने निकाला, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, देखो, हाइड्रेशन रिलेटेड टू वाटर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल उसके साथ अटैच हो जाए किसी सब्सटेंस के साथ, तो मतलब हम कहते हैं कि वो हाइड्रेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि बारिश के दिनों में आपने देखा होगा हमारे घर में जो कॉमन साल्ट होता है उसमें सीलेंसी आ जाती है, अगर मान लो कोई ओपन रह गया है तो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वाटर के साथ वो डिसोल्व हो गया है या वो सॉल्यूशन बन गया है या हम कह लें उसके साथ बॉन्ड बना लिया है, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ी देर आप उसको धूप में रखो या हीट करो तो वो क्या है, वापस जो है आपका अनहाइड्रेस फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि वाटर उससे जो है हट जाएगा। तो उसमें क्या होता है, हाइड्रेशन में सिर्फ अटैचमेंट होती है, जैसे कि मान लो ये कोई सब्सटेंस है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये इसके साथ आके इस तरह से अटैच होएगा, ना कि ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, सिर्फ अटैच। और थोड़ा सा इसको एनर्जी से सेपरेट हम कर सकते हैं इजीली, ठीक है। और इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं, जैसे कि ये कॉपर सल्फेट 0.5H2 लिखा हुआ है, तो अगर डॉट लगा हुआ है इसका मतलब यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना हुआ है, ये सिंपली अटैच है, ये आप समझे, ठीक है। ये हाइड्रेटेड, इसलिए हमने इसको हाइड्रेटेड साल्ट बोला है, ठीक है, वाटर के साथ अटैच है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अनहाइड्रस कॉपर CuSO4 अनहाइड्रस फॉर्म है इनटू हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4 इनटू 5H2O। हमने इसकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालनी है। अनहाइड्रेट से जब वो हाइड्रेटेड फॉर्म में चेंज होगा तो कितनी एनर्जी हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी वो हमने निकालनी है। गिवन क्या है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, किसका, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का और हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट के, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन है क्या दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस, ठीक है। तो क्या दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट दे रखा है। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, CuSO4 है, ठीक है, अनहाइड्रस है, ये आ जाएगी। सॉल्यूशन बनाएंगे किसमें, एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे वाटर में, ठीक है, क्या बन जाएगा, CuSO4 एक्वस आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे हम, यानी कि ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया। इस टाइम जो डेल्टा H सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर, वो कितनी दे रखी है आपकी अनहाइड्रस वाले की, -66.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर हाइड्रेटेड की दे रखी है, यानी कि CuSO4 0.5H2O, इसको एक्वस में डालेंगे, कॉपर सल्फेट 0.5H2O, और ये बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन इसका। इसके लिए डेल्टा H सॉल्यूशन दे रखी है 11.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये चीजें दे रखी है हमें, क्लियर, एक नेगेटिव दे रखी है, एक पॉजिटिव दे रखी है। अब देखो हमने क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालनी है, किसकी, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो निकालना चाह रहे हैं, कॉपर सल्फेट जो है
CuSO4 है, अनहाइड्रस फॉर्म यही है इसकी। इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म कब बनेगी? जब इसके साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे ये CuSO4.5H2 इस तरह से। ठीक है, ये इसकी अनहाइड्रस फॉर्म है और इससे हमने हाइड्रेटेड फॉर्म बनाएंगे। तो इस टाइम जो एंथैल्पी चेंज होगी हम उसको लिखेंगे डेल्टा H हाइड्रेशन। ये थी ना हमने डेल्टा H हाइड्रेशन के बारे में, इसे क्लियर? तो हमें निकालना ये है। तो अब देखो, आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसे क्लियर? इसको नोट कर लें। इक्वेशन नंबर 1 को हम 2 पार्ट्स में डिसोशिएट कर सकते हैं, 2 रिएक्शंस में कर सकते हैं। देखो, जैसे कॉपर सल्फेट जो सॉलिड है, पहले हम क्या करेंगे, उसको 5 वाटर के साथ कंबाइन करके कॉपर सल्फेट 5H2 हाइड्रेटेड साल्ट बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इस हाइड्रेटेड साल्ट के साथ वाटर मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल्स आएगा। अब ये क्या बन जाएगा, इसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, हाइड्रेटेड साल्ट बन जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट ही रहेगी इसकी। ठीक है, फिर हमने बहुत सारा पानी डाल दिया और इसमें ये बना दिया। ठीक है, अब देखो इन दोनों को कंबाइन जब हम करेंगे तो क्या हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इससे ये वाला कंबाइन करेंगे, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा आपका CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा कॉपर सल्फेट से। तो ये ही बनाया है हमने। वाटर मॉलिक्यूल्स तो वैसे ही आपके एक्वस में बहुत सारे पानी होते हैं, है ना, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो ये तो वैसे काट सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, कॉपर सल्फेट प्लस एक्वस कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। तो ये कॉपर सल्फेट बच गया, इसके साथ ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया और ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बना, इसमें एक्वस डाल दिया, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने इससे इसको काट दिया, वाटर इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 पार्ट्स में डिसोशिएट कर लिया। ठीक है, अब इसके लिए हम मान लिए ये डेल्टा H1 है, इसके लिए जो एंथैल्पी है इसके लिए डेल्टा H2 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको नंबर इक्वेशन नंबर 4 दे दो। ऐसे फिर यहां तक समझ आ गया सब कुछ। अब देखो, अकॉर्डिंग टू हैजला के अकॉर्डिंग क्या, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 ये इसके इक्वल होगा भाई, है ना? वही तो बात किया, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने 2 में तोड़ा है। ठीक है, तो इसके इक्वल है, यानी डेल्टा H सॉल्यूशन ऑफ दिस वन यानी इक्वल टू -66.5 किलोजूल पर मोल, ये इसके इक्वल आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब देखो, ये इक्वेशन मैं रब कर देती हूँ यहां से। ठीक है, इक्वेशन नंबर, अब यहां पर देखो, इक्वेशन नंबर 4 को देखो आप। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, क्या ये सेम है? सेम है भाई, है ना? तो यहां पर डेल्टा H2 को क्या मैं इस वैल्यू से रिप्लेस कर सकती हूँ, है ना? सेम है, तो यहां लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 आर सेम, सो डेल्टा H2 को मैं लिख सकती हूँ 11.7 किलोजूल पर मोल। यहां तक आगे भी समझ में आपको? अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हम डेल्टा H1 का हैं, डेल्टा H1 प्लस में 11.7 इज इक्वल टू -66.5। ठीक है, तो डेल्टा H1 इज इक्वल टू -66.5 माइनस में 11.7। ठीक है, इस तरह से हम डेल्टा H1 निकालेंगे। ठीक है, तो ये दोनों माइनस माइनस के हैं तो क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, तो इनको प्लस कर ले हम, 2 8 6 और 1 7 किलोजूल पर मोल, ये आ गया हमारा डेल्टा H1। अब देखो डेल्टा H1 क्या है, ये है कॉपर सल्फेट जो है अनहाइड्रस फॉर्म है, वाटर के साथ कंबाइन होकर उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म बनाती है और डेल्टा H1। और ये ही क्या है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। वो लास्ट वाली इक्वेशन आपको याद है ना, यहाँ पर मैंने लिखी हुई थी, उसमें यही इक्वेशन थी जो हमें निकालना था। डेल्टा H हाइड्रेशन बताया था ना निकालना है, उसमें क्या किया था हमने, यही अनहाइड्रस फॉर्म ली थी
उसमें वाटर कंबाइन किया था और उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म बनाई थी। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, हाइड्रेशन, तो ये निकाली थी। तो यही देखो हमने डेल्टा H1 निकाल लिया यहाँ से, तो दिस वन, तो ये क्या आ गई आपकी एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज इक्वल टू 78.2। और साइन आपका ध्यान रखना भाई, ये माइनस का रहेगा, दोनों माइनस के थे, यानी कि निकलेगी ना एनर्जी किलो जूल पर मोल, साइन का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से हम एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकाल सकते हैं हेज लॉ से। नेक्स्ट है लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी क्या होती है, देखो कोई भी सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो प्रेजेंट है, तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि इस तरह से एग्जांपल लेकर समझो, जैसे कि NaCl है क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसमें ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में होता है, भी आयंस की फॉर्म में होता है, इस तरह से, ठीक है। अब जब सॉलिड फॉर्म है तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, लेकिन जैसे इसको मेल्ट करोगे और aqueous सॉल्यूशन बना लोगे तो आप ये सेपरेट हो जाते हैं आयंस Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लैटिस एंथैल्पी, तो उसमें क्या होता है कि इसको हमने इसके आयंस में डिसोशिएट करना है, NaCl को डिसोशिएट करना है इसके आयंस के अंदर, इस तरह से, ठीक है। और ये गैसियस स्टेट में होगा, ठीक है, गैसियस आयन में इनको हमने डिसोशिएट कर देना है। तो इस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज लैटिस एंथैल्पी। तो कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं लैटिस एंथैल्पी को, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of crystal dissociate into its isolated gaseous particles, तो उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज होगी दैट इज एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी कहेंगे उसे। तो यहाँ पर डेल्टा LH इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल NaCl को जब हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट करते हैं तो जो लैटिस एनर्जी है वो होती है 393.0 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो इस तरह हम लैटिस एनर्जी को देखते हैं कि लैटिस एनर्जी में आयंस जिस भी पार्टिकल से वो बना हुआ, उन पार्टिकल्स को हमने सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है, ठीक है, उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड आप समझते हैं, मान लो दो इस तरह से पार्टिकल है, इनके बीच में बॉन्ड है ये, ठीक है। तो एक मोल बॉन्ड जो है उसको अगर आपको बनाना है, ठीक है, एक मोल बॉन्ड बनाना है किसी भी पार्टिकल्स के बीच में, तो उस टाइम क्या है जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज बॉन्ड एनर्जी। और हम ये भी कह सकते हैं इसकी दूसरी फॉर्म कि एक मोल जो बॉन्ड है उसको हमने डिसोशिएट करना है, उस टाइम जो एनर्जी रिक्वायर होगी दैट इज बॉन्ड एनर्जी। तो किसी तरह से ले लो, इसको बॉन्ड को बनने में जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उतना ही जब हम इसको तोड़ेंगे उतनी रिक्वायर होगी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। तो दोनों तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released when 1 mole of bond is formed, ठीक है। और या हम कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 mole of bond। तो किसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, तो इसको डिफाइन करेंगे डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी को इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने हाइड्रोजन इसके बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, तो इसके लिए जो डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर होगी वो 436 किलो जूल पर मोल होगी, ठीक है। ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन को अगर डिसोशिएट करना है बॉन्ड को, तो डेल्टा H बॉन्ड जो है वो होती है 413 किलो जूल पर मोल। तो कुछ आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम
इन बॉन्ड को बनने के लिए एनर्जी, जब ये बनेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी, इतनी एनर्जी रिलीज होगी। या हम कह सकते हैं जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड का तोड़ना पड़ेगा हमें, तो हमें इतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, दैट इज बॉन्ड एनर्जी। नाउ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होती है जो लगातार होती रहती है, ठीक है। जैसे कि एक बार या तो वो अपने आप होगी, ठीक है, हो ही जा रही है अपने आप, या फिर हम उसको थोड़ा सा इनिशिएट करें तो फिर अपने आप होती रहेगी, ठीक है। तो दैट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द प्रोसेस विच, वो प्रोसेस जो क्या होगी, कैन प्रोसीड, द प्रोसेस विच कैन प्रोसीड आइदर इटसेल्फ और बाय प्रॉपर इनिशिएशन। या तो उसको इनिशिएशन दे दो आप, फिर वो प्रोसीड होगी, या फिर आप उसको अपने आप ही वो होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो जो है बड़े बड़े जो तालाब हैं, नदियां हैं, इनमें से आप देखते हो कि वाटर अपने आप ही इवेपोरेट हो जाता है ना, ठीक है। खुले बर्तन में आप पानी रख दो धूप में तो वो अपने आप ही इवेपोरेट होगा, उसको इनिशिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप ही हो जा रहा है पानी, है ना, उससे बादल बन रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या है? अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अब कोई हॉट बॉडी है, उसके पास आप कोल्ड बॉडी रख दो थोड़ी देर के लिए अटैच करके, तो इसकी हीट इसके अंदर ट्रांसफर होगी, तो ये अपने आप हो रहा है। तो ये क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ऊपर से पानी आप गिराओ, हिल से अपने आप पानी बहता जा रहा है, तो वो क्या है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। तो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन ओपन वेसल, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर डाउन ए हिल, ठीक है। तो ये क्या है? आपके स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होंगी? वो प्रोसेस जो ना तो अपने आप होती है और ना ही एक बार इनिशिएट उसको कर दिया तो वो होंगी, ठीक है। उनको मतलब लगातार आपको फोर्स देना पड़ेगा तभी वो हो सकती हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप एक बार इनिशिएट करके छोड़ दोगे तो हो जाएगी, नहीं, या तो होगी नहीं, या आपकी एक बार इनिशिएट करने से भी नहीं होगी, आपको उसको लगातार फोर्स देना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यही देख लो, फ्लो ऑफ वाटर, पहले तो हम बहा रहे हैं, नीचे ऊपर से नीचे आ रहा है, अगर हमें ऊपर पहुंचाना है, नीचे से पानी को ऊपर पहुंचाना है, तो क्या वो एक बार इनिशिएट कर दिया तो चला जाएगा या अपने आप चला जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। तो फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल, ठीक है। तो ये क्या है? एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। उसको ड्राइविंग फोर्स देना पड़ेगा, मोटर कोई लगानी पड़ेगी तभी ऊपर पानी तक पहुंचेगा लगातार। आप जैसे उसको स्टॉप करोगे तो वो क्या है? रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, वो प्रोसेस स्टॉप होगी, दैट इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इज इट क्लियर? ठीक है। जैसे कि आप और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, यहां पर आप देख सकते हो डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, वाटर में साल्ट डिसोल्व करना शुरू कर दिया, डाल दिया हमने, उसके बाद अपने आप डिसोल्व हो जाएगा, लेकिन सैंड को आप डिसोल्व कर दोगे? नहीं होगी, है ना। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। अब देखो इनके लिए क्या होता है, एक फोर्स जो है हमें लगातार अप्लाई करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ताकि वो रिएक्शन क्या हो जाए? होती रहे। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं डिराइविंग फोर्स, द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। कोई भी प्रोसेस है उसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए यानी लगातार उसको होने के लिए जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। अब इसकी क्या टेंडेंसी रहती है ड्राइविंग फोर्स की? क्या कि एक तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर हो, ठीक है, दूसरा मैक्सिमम क्या हो? रैंडमनेस हो। तो ये दो टेंडेंसी होती है तभी कोई रिएक्शन जो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस की तरफ होगी, कि वहां पे हम फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं
ठीक है, वो क्या करे, मिनिमम एनर्जी ले, ठीक है, और मैक्सिमम रैंडमनेस प्रोड्यूस करे, उसकी एनर्जी मिनिमम हो और जो है रैंडमनेस जो है मैक्सिमम हो। रैंडमनेस क्या होती है अभी हम पढ़ते हैं, वही पढ़ेंगे एंट्रोपी के बारे में, ठीक है। तो इज इट क्लियर? एंट्रोपी, एंट्रोपी जो है रैंडमनेस को मेजर करती है। रैंडमनेस क्या होती है इसको समझो आप। एक बॉक्स ले लिया है हमने, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट कलर्स की बॉल्स को हमने अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। अब वो इसमें क्या है, अरेंज है। अब उसको आप क्या करेंगे, ओपन कर देंगे और बिखरा दो आप उसको, इधर उधर बिखर जाएंगे बॉल। अब वो कोई किसके साथ कंबाइन होगी, मतलब एक किधर गई है एक किधर गई है, तो उनके अंदर क्या होगी, रैंडमनेस होगी। अभी तक वो आराम से स्टेबिलिटी में थी, ऑर्डर में एक सीक्वेंस में अरेंज थी, और अब उसको जैसे ही हमने बिखरा दिया वो इधर उधर बिखर गई है, तो उनके अंदर क्या आ गई है, रैंडमनेस आ गई है। तो इसको हम बोलते हैं रैंडमनेस। तो उसको मेजर करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इट इज मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर, डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एस से डिनोट करते हैं, एंट्रोपी को एस से, ठीक है। कोई भी मान लो स्टार्टिंग में, इससे पहले आप ये समझो कि जो स्टेट है, कोई है सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, ठीक है। अब इसमें बताओ किसमें ज्यादा रैंडमनेस होगी, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। देखो सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकल एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, है ना, वो उसी सीक्वेंस में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो इधर उधर नहीं बिगड़ते। लिक्विड में क्या होता है, पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, वो पार्टिकल थोड़े दूर होते हैं, तो उनमें थोड़ा से रैंडमनेस बढ़ जाती है, यानी वो इधर उधर होने के चांस है। गैसेस में पार्टिकल्स में कोई अट्रैक्शन ही नहीं, इंटरेक्शन नहीं, कोई डिसऑर्डर ही नहीं है, तो वो डिसऑर्डर फॉर्म में इधर उधर भटकते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो रैंडमनेस की अगर बात करें तो मैक्सिमम रैंडमनेस किस में होगी, गैस में। तो अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि रैंडमनेस जो है वो स्टेट पे डिपेंड कर रही है। तो एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। ये इस पे डिपेंड नहीं कर रहा कि कौन सा पाथ फॉलो करके वो आया। हम देखते हैं कि सॉलिड है, ये एक लिक्विड है, तो इन दोनों में कौन से में रैंडमनेस ज्यादा है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है स्टेट पे। तो एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन। अब मान लो कोई स्टार्टिंग में इनिशियली जो है उसकी एंट्रोपी थी S1, ठीक है, बाद में उसमें अंदर कुछ चेंज हुए और उसकी एंट्रोपी बन गई S2, ठीक है। तो कितना चेंज हुआ, दैट इज डेल्टा S, चेंज इन एंट्रोपी। तो वो कैसे निकालेंगे, S2 माइनस S1, ठीक है, एंट्रोपी चेंज, इस तरह से हम निकालेंगे। इज इट क्लियर? डेल्टा एस को जो है हम डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल बाय टी, आइसोथर्मल प्रोसेस जो होती है, प्रोसेस के लिए जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसमें हम डेल्टा एस को निकाल सकते हैं बाय क्यू रिवर्सिबल बाय टी। क्यू रिवर्सिबल, क्यू आपको पता ही है, हीट चेंज ड्यूरिंग ए रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इज इट क्लियर? अब कोई भी मान लो प्रोसेस है, कोई रिएक्शंस है, हमने तो रिएक्शंस देखनी है केमिस्ट्री में, तो उसके अंदर मान लो रिएक्टेंट होते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनकी एंट्रोपी अगर हम निकालें रिएक्शन की, डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डेल्टा आर एस लिख सकते हैं इसको। तो वो क्या होगा, समेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। इस तरह से आप पूरी रिएक्शंस में क्या एंट्रोपी चेंज हो रही है वो भी निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट की अलग ले लेंगे, रिएक्टेंट की अलग लेंगे, उनको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। इज इट क्लियर? अब देखो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, इस तरह से साइक्लिक मतलब एक पोजीशन से स्टार्ट होगा और उसी पोजीशन पे आ जाएगा डिफरेंट चेंजेस होने पर। तो उस साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 जो भी चेंजेस होते जाएंगे इज इक्वल टू 0। तो हमेशा वो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा उसके एंड में, क्योंकि वो इनिशियल जहां से शुरू हुआ वहां पे उसमें चेंजेस होते होते, चाहे वो बढ़े चाहे घटे, लेकिन एट लास्ट वहीं पर पहुंच रहा है, तो उसमें एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या रहेगी, 0।
तो इन सब का सम क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए है ये। इज इट क्लियर? अब देखो कोई भी प्रोसेस जो है स्पॉन्टेनियस है, उससे पहले आप ये समझो कि जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की, हमारे चारों एंट्रोपी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है, बढ़ती जा रही है। तो इसको आप कॉमन एग्जाम्पल से भी लेके समझ सकते हैं। जैसे कि देखो पहले लोग क्या है अपनी जहां पे रहते थे, मतलब हम गांव में रहते थे जिसमें वहीं पे रहते थे। आजकल जो है ट्रैवलिंग के फिर धीरे धीरे क्या है साधन बढ़ गए और वो क्या है एक जगह से दूसरे जगह पर जाने लगे, काम करने के लिए जाने लगे, रहने के लिए जाने लगे। तो अब क्या है, पहले तो एक इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये लोग रह रहे हैं, उस पर्टिकुलर, तो यहाँ पर क्या थी, एक सीक्वेंस थी। ठीक है, रैंडमनेस क्या थी, कम। अब देश विदेश में भी लोग जो है इधर उधर जा रहे हैं, काम करने के लिए रह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगी, रैंडमनेस जो है आपकी बढ़ रही है, आप देख रहे हो है ना। तो इसको इस तरह से, तो यूनिवर्स की जो रैंडमनेस है वो क्या है, लगातार इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव बोल सकते हैं हम। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स जो है वो आप हमेशा क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। कोई भी प्रोसेस है जो अपने आप होएगी उसके लिए भी जो है एंट्रोपी चेंज क्या होगा, आपका पॉजिटिव रहेगा। बढ़ेगी एंट्रोपी तो वो प्रोसेस क्या है, अपने आप होगी। इसका एग्जांपल ये लेके चलो, अब देखो एक वो बॉल का एग्जांपल लिया, यहाँ पर थी। ठीक है, मिनिमम मतलब कम से कम तो रैंडमनेस थी। जैसे ही उसको मैंने ओपन कर दिया तो वो अपने आप बिखर गई। ठीक है, ओपन किया है, बिखर गई है अपने आप, तो रैंडमनेस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, या मैं मान लो कोई चीज सॉलिड है, उससे लिक्विड स्टेट में वो अपने आप मेल्ट हो जाएगी। कोई चीज है वो अपने आप मेल्ट हो रही है। ठीक है, मेल्ट हो गया, उसके बाद वो अपने आप ही वो इवेपोरेट हो रही है। आइस ले लो, ठीक है, आइस हमने रख दी ओपन, तो क्या है, मेल्ट हो जाएगी, अपने आप लिक्विड स्टेट में चलेगी। लिक्विड से फिर धीरे धीरे जैसे ही उसका इवेपोरेट होती जाएगी, अपने आप हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, सॉलिड से लिक्विड में गया, रैंडमनेस क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो जो प्रोसेस जिनमें रैंडमनेस इंक्रीज होती है, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, वही प्रोसेस जो अपने आप होती है। ये नहीं कि गैस से सॉलिड लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, वो अपने आप हो रहा है। वो हमें क्या है, फोर्स अप्लाई करने पड़ते हैं। लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा, वहां फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन जब सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं, उसको ओपनली हमने छोड़ दिया है, तो वो अपने आप हो रही है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा अपने आप होती है और उनमें क्या होगा, एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगी, इंक्रीज होगी। वही जो है रिएक्शंस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ये भी कह सकते हैं हम। तो डेल्टा एस जो है वो क्या रहेगी, पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इज इट क्लियर? और डेल्टा एस नेगेटिव रहेगी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। ठीक है, और डेल्टा एस 0 होती है इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो वहां पर डेल्टा एस क्या होगी, 0 होगी। तो ये कंडीशंस आपने याद कर लेनी है। ठीक है, तो आप मान लो कोई भी आपको सम दे दिया, उसके अंदर आपने डेल्टा एस निकाल लिया और फिर वो पूछेगी फिजिबिलिटी क्या है रिएक्शंस की, तो आप बता सकते हो कि वो स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। पॉजिटिव आंसर है तो आप बता सकते हो कि वो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है। नेगेटिव आएगा तो आप बताएंगे नॉन स्पॉन्टेनियस है। 0 आ गई तो इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाएंगे। इस तरह हम रिएक्शन की फिजिबिलिटी भी बता सकते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एस जो यूनिवर्स है वो किससे मिलकर बना है, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, और इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यूनिवर्स की जो है एंट्रोपी चेंज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगी। इज इट क्लियर? तो आई थिंक एंट्रोपी का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप खुद ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर मैं बाद में देखते हैं, हम कर लेंगे। बाकी सिंपल ही आएंगे। एक तो आपका क्यू रिवर्सिबल बाय टी, इससे को यूज करके आप जो है एंट्रोपी चेंज निकालेंगे। कईयों में रिएक्शंस में एंट्रोपी दे रखी होंगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, तो वो समेशन वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिजिबिलिटी पूछ ली जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप जो आंसर आएगा वो उसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। तो सिंपल से ही न्यूमेरिकल आते हैं, जो कोई हार्ड नहीं आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप पढ़ते रहे और मुस्कुराते रहे। जय हिंद।